परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ परभनी ज़िले के साबिक़ा खासदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट तुकाराम जी रेंगे पाटिल उर्फ बापू, जिनके घर पर हम आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज बात करते हैं उनसे, क्योंकि जो पिछले दिनों में परभनी में जो विकास की योजनाएं लाई गई और जिस तरह से विकास परभनी में हो रहा है और आने वाले दिनों में परभनी का एक नया लुक देखने को मिलेगा, तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में बापू है। बापू से बात करते हैं। बापू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस तरह से आपकी और तमाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की जो कोशिशें हैं और जिस कोशिशों का जो असर ग्राउंड पर दिख रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए का निधि हाल ही में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र के साबिक़ा मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान साहब ने दिए हैं और जिसका भूमि पूजन भी हो गया है, बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। क्या आपको क्या लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से आज महाविकास आघाड़ी के साथ में मिलकर जिस तरह से महाराष्ट्र का विकास करने की तरफ जा रही है, कोरोना के अगर 2 साल छोड़ दिए जाए तो बहुत से विकास के काम हुए हैं, जिसकी एक मिसाल परभनी को देखने को मिली है, क्योंकि परभनी में इतना बड़ा निधि आई है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी महाविकास आघाड़ी का सरकार महाराष्ट्र में बनाया गया है, यह सरकार अपना महाराष्ट्र राज्य का विकास करने का इनका मेन मुख्य एजेंडा है जी। और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे ही ये सब लोग एक आए हुए हैं। तो खाली परभनी में ही नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बैकलॉग है, जहाँ जहाँ लोगों के विकास रुका है, वो सब विकास कामों को गति देने का काम हमारी महाआघाड़ी सरकार कर रही है। तो ऐसा परभनी शहर एक छोटा शहर था, इसका महापालिका बन गया जी। तो महापालिका बनने के बाद में ये शहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई महापालिका को खुद का इनकम ऐसा ज़्यादा इनकम नहीं है, यहाँ का टैक्सेस भी बहुत सारे कम है। तो ऐसी पोजीशन में महापालिका का कारोबार, महापालिका के इनकम पे चलाना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और इसमें एक तो इतना कारोबार चलाना और लोगों को नागरिक सुविधा देना, तो ये जो हमारे पास इनकम है उससे खर्चे हमारे ज़्यादा थे। तो ऐसे पोजीशन में हम शहर के लोगों की जो ज़रूरतें थे, उनकी जो काम करना, उनकी जो ज़रूरत थी, वो ज़रूरतें हम पूरे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने ये प्रपोजल हमारे सरकार के पास रखा। हमारे नेता चौहान साहब के पास हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमारे यहाँ के आमदार और साहब भी थे, मैं भी था, सब हमारे कांग्रेस के लीडर लोग थे। तो हमने यही उनके सामने रखा कि ये परभनी शहर है, ये परभनी शहर में पैसा कम है और लोगों के विकास के काम करना जरूरी है, तो लेकिन हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, हमारा नगर महापालिका का इनकम बहुत कम है, ऐसे इसमें ये हमारे नागरिक सुविधा हम देने में कम है, नए लोगों के पूरी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए साहब ने स्पेशल बजट परभनी शहर में से जो भी रास्ते जाते हैं वो शहर के रास्ते पीडब्ल्यूडी के उनको स्टेट हाईवे का दर्जा देके वो बीएनडीसी के खाते में वर्ग हो गए और उनके माध्यम से हमारे अशोकराव चौहान साहब हमारे संपर्क नेता है, हमारे महाराष्ट्र के नेता है, हमारे कांग्रेस के नेता है, और उनका परभनी पे बहुत प्यार है। परभनी का वो विकास, परभनी का नांदेड़ के बराबरी से परभनी का विकास करना चाहते हैं। तो इन्होंने खास ये एक स्कीम बना के हमारे परभनी में 80 करोड़ रुपए परभनी के शहर, जो अभी शहर से रास्ता जाता है लेकिन नगर पालिका में पैसा काम करने को पैसा नहीं है, तो ये सब रास्ते सीमेंट कंक्रीट रास्ते बनाने के, मजबूत रास्ते बनाने के लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए दिया और इसमें और दूसरे कुछ फंड्स डाल के ऐसा 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमारे महापालिका की तरफ से सब कामों के भूमि पूजन 28 तारीख को चौहान साहब के शुभ का हाथ से हुए वाले, अभी आने वाले कुछ दिनों में इनके काम चालू हो जाएंगे। तो परभनी का एक लुक बदल जाएगा कि परभनी में जो खड्डे बिड्डे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, ये सब बड़े रास्ते दिखेंगे, अच्छे रास्ते दिखेंगे, लोगों को सुविधा मिल जाएंगे। इसमें काफी वन वे के भी रास्ते हैं, वन वे के भी रास्ते हैं। जितने रास्ते हम पीडब्ल्यूडी को दे सकते
यानी उनके माध्यम से वो हम दे सकते दिल्ली दे, लेकिन हम गली के रास्ते तो नहीं स्टेट को दे हाईवे कर सकते। जो हमारे अंडर जो कॉलेज है, कॉलेज के रास्ते तो हम PWD को नहीं हैंड ओवर कर सकते। जो स्टेट हाईवे शहर में से गुजरते वही हम कर सकते हैं। वही साहब ने हमको दे दिए, वो भी दिए तो भी बहुत, अरे परभनी का 80% 70% रास्तों का काम पूरा हो गया, उसमें से हो जाएगा। अभी रहा मसला हमारा कॉलेज में, जो हमारे नए कॉलोनी बने वाले, नई कॉलोनी में भी रास्ते नहीं है, उनको जाने को अप्रोच रोड भी नहीं है, अंदर ड्रेनेज की सिस्टम भी नहीं है, तो इसके भी लोगों की बहुत सारे डिमांड है। लेकिन ये काम करने का भी हमारा मंशा है, हमारे भी इरादा है, और हम हमारे कांग्रेस पार्टी के सब नेता हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कैसा करना है, क्या करना। और हमारे यहाँ के जो विधायक है शिवसेना के राहुल पाटिल, उन्होंने भी नगर विकास मंत्री उनके खाते के हैं, तो उन्होंने भी कुछ पैसे शहर के जो कॉलोनीज है इनके डेवलपमेंट के लिए लाए, ऐसा सुना है। और हम भी और कोशिश करेंगे, और सब मिलके हम अगाड़ी सरकार, 3 पार्टी का हमारा सरकार है, हम 3 ही पार्टियों के लोग, 3 ही पार्टियों के, राष्ट्रवादी के लोग भी, सब लोग मिलके हम ये परभनी का विकास करना चाहते हैं। हम विकास करेंगे, विकास का काम चालू है। बापू, जैसे कि जाम जो आपका पैतृक गांव है, और इस गांव में जिस तरह से विकास कामों का जो उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन भी हुआ है और लोकार्पण भी हुआ है, ऐसे जो अशोक चौहान साहब के हाथों से किया गया इसी दिन 28 को, तो ये जो काम हुए हैं वहाँ पर, उसके बारे में क्या है? ये जाम ये मेरी जन्मभूमि है जी। और इसलिए जाम का विकास करना ये हमारा कर्तव्य है जी। और उसके साथ साथ हमारे जो तालुका है, जिला है, उनके तरफ भी, उनके लोगों की तरफ भी ध्यान देना हमारा काम है। तो हमारे, मेरा जो लड़का है जाम जिला परिषद गठ का सदस्य है, तो हमारे पास एक PSC थी 1964 में, जो परभनी जाम में PSC प्राथमिक आरोग्य केंद्र बना हुआ था। तो अभी इतने साल के बाद वो अभी जीर्ण हो गया था, गिरने आया था, और हाँ, और उसमें अभी कामकाज करना बंद हो गया था। तो इसलिए मैंने माननीय चौहान साहब जब सांसद थे, तो उनके माध्यम से मैंने ये PSC को NRHM प्रोग्राम में इन्वॉल्व करके इसके लिए निधि मंगवाया, फंड्स मंगवाया, मान्यता मिलाई। तो आज वो काम पूरा हो गया था। तो 2018-19 में हमने एक काम को शुरुआत किए थे, उसको मंजूरी लाना, ये करना, वो करना, सब प्रोसेस होना। तो आज 2022 में जो काम हमने 2018-19 में शुरू किया था, वो आज 2022 में कंप्लीट हुआ। उसका फायदा जाम तो ही नहीं, उसके नहीं जाम, ये तो हमारे एक 22-23 गाँव है इसमें, 22-23 गाँव है हमारे PSC के अंडर में, तो वो सब गाँवों को उसका फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो चौहान साहब को रिक्वेस्ट किया था, तो चौहान साहब ने उसको मान्यता दी थी। तो मैं ये जब से मैं ये सोच रहा था कि साहब की वजह से उसको मान्यता मिली, तो साहब के हाथ से उसका लोकार्पण भी होना जरूरी है, ये मेरी इच्छा थी। तो साहब को मैंने तारीख मंगाया, तारीख साहब ने मुझे तारीख 28 तारीख दिया। तो 28 तारीख को हमारा नई इमारत बन के तैयार हुए प्राथमिक आरोग्य केंद्र की, उसका लोकार्पण हो गया। उसी साथ में साहब ने 27 तारीख को उसका लोकार्पण भी हो गया। और ये जो हमारे साहब ने हमारे जाम के लिए जो रास्ते दिए थे नाबार्ड में, एक हमारा जो बाबर गांव है, तो बाबर गांव से मांडाखड़ी 3 किलोमीटर डिस्टेंस है जी। और लेकिन अभी बाबर गांव के लोगों को मांडाखड़ी आने का रहा था, तो उनको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके आना पड़ता था, राउंड मार्ग। तो वो बाबर गांव भी हमारे PSC के अंडर में है, तो बाबर गांव को ये इतना लंबा सफर करना पड़ता था। अब बाबर गांव डायरेक्ट मांडाखड़ी आके मांडाखड़ी से जाम को आ सकते हैं। तो ऐसा यानी वो डिस्टेंस कम कर दिया, तो उसका भी भूमि पूजन कर दिया, बाबर गांव टू मांडाखड़ी रोड का। दूसरा साहब ने हमको एक पुराना रास्ता था हमारा पेड़गांव से जाम को आने के लिए, तो वो रास्ता भी बहुत सालों से पुराना था, खराब हुआ था। तो उसको दुरुस्ती के लिए, नया बनाने के लिए, और नाबार्ड में से उसको भी साहब ने मंजूरी दी वाली है।
तो उसका भी अभी टेंडर लेवल पे उसका भी काम चालू है। उसका टेंडर होने के बाद उसका भी भूमि पूजन करने का है। और हमारा स्कूल भी निज़ामकालीन था स्कूल, तो जो स्कूल में मैं पढ़ता था वही इमारत थी, तो वो भी इमारत निज़ामकालीन थी, वो भी इमारत गिरने आ गई थी, उसका भी यूज़ नहीं हो रहा था। तो हम बाला साहब जो हमारे जिला परिषद सदस्य रिंग बाला साहब रेंगे, मेरा लड़का, तो उन्होंने जिला परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ये परभणी जाम की जो हमारी स्कूल है वो निज़ामकालीन स्कूल बनने के लिए उसका प्रपोजल भेजे थे। तो निज़ामकालीन इसमें उसको मान्यता मिली फंड्स में निज़ामकालीन, तो उसका भी भूमि पूजन कल चौहान साहब के हाथ से हुआ। वो भी इमारत अभी 1 साल के अंदर पूरी इमारत बन जाएगी। ऐसा विकास, हमारा काम ही विकास करना है, विकास का काम चालू है, चाहे रूरल में हो, शहर में हो। लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना ये हमारा सरकार का काम है, उसका हमारा प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी भी लोगों के काम करने का हमारा काम चालू है, वो हम आखिर तक हमारा लोगों के लिए काम करना काम जारी रहेगा। संपर्क नेता और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण साहब ने ये जो विकास के लिए परभणी को पैसे 80 करोड़ रुपए दिए, हमारे जाम को रास्ते के लिए पैसे दिए, और पूरे परभणी तालुके में और ज़िले में रास्ते के जो जो भी काम थे वो सब काम उन्होंने चालू करने के लिए मंजूरी दिए। तो इसलिए मैं, और उस दिन उन्होंने खास बोलकर एक पूरा दिन परभणी को दिए कि पूरा दिन भर पूरे कार्यक्रम करके, पूरे इनॉग्रेशन करके, पूरे भूमि पूजन करके रात को 12 बजे तक सब यहाँ रुके। तो उसका मैं मेरे ओर से हमारे परभणी वासियों नगर परभणी के नागरिकों की ओर से मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रेंगे साहब, जैसा कि परभणी ज़िले के लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक मांग बहुत सालों से चली आ रही थी, जिसमें परभणी कर संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसमें आप भी हैं और तमाम ऑल पार्टीज़ के नेता है उसमें, और शहर के और ज़िले के तमाम लोग उस परभणी संघर्ष समिति में थे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बनाई गई थी, जिसमें आप कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। पूरी तरह से उसमें कामयाबी मिल चुकी है कह सकते हैं, क्योंकि कल मंत्रिमंडल में भी उसको मंजूरी मिल गई है, और ये आप तमाम लोगों की जीत है। क्या कहना चाहेंगे? परभणीला मेडिकल कॉलेज व्हावं ही अनेक वर्षापासूनची परभणीकरांची मागणी होती, आणि यासाठी प्रयत्न पण बरेचसे केले, परंतु आपल्याला मेडिकल कॉलेज काही मिळालं नव्हतं। कारण आपल्या मागून जो जिल्हा झाला लातूर जिल्हा, लातूरला मेडिकल कॉलेज मिळालं, अंबाजोगाईला मेडिकल कॉलेज होतं, परंतु परभणी हा आपला जुना जिल्हा होता, म्हणजे निजाम काळापासूनचा आपला परभणी जिल्हा होता, परंतु परभणीला हे मेडिकल कॉलेज मागणी करून अद्याप मिळालं नव्हतं। परभणीला जे मराठवाडा कृषी विद्यापीठ होतं ते सुद्धा परभणीच्या लोकांनी, परभणीच्या विद्यार्थ्यांनी चळवळ उभी करून, जनआंदोलन उभं करून ते आपण मिळवून घेतलं होतं। आता शेवटी मिळत नसल्यामुळं आता ही सुद्धा जनचळवळ उभी राहिली होती। मेडिकल कॉलेज सुद्धा झालंच पाहिजे परभणीत, याच्यासाठी सुद्धा म्हणजे पक्ष वगैरे सगळं काही बाजूला ठेवून एक जनचळवळ उभी राहिली होती, आणि ऑल पार्टीज म्हणजे कोण्याही पक्षाचा असो, कोण्याही विचाराचा असो, कोण्याही समाजाचा असो, प्रत्येकाचं म्हणणं होतं की परभणीला मेडिकल कॉलेज झालंच पाहिजे, आणि म्हणून ते संघर्ष सुरू झाला। संघर्ष समित्या निर्माण झाल्या, प्रत्येकाने आपापल्या प्लॅटफॉर्मवरून ही मागणी सरकारकडे रेटण्याचा प्रयत्न केला, आणि ज्यावेळेस सरकारवर एक प्रेशर आलं की आता हे परभणीला द्यावं लागतंय, आणि नाही दिलं तर परभणीच्या लोकांनी आता टोकाची भूमिका घेतली, आणि जसं मराठवाडा विकास आंदोलन झालं आणि मराठवाडा विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ परभणीला द्यावं लागलं, तर तसं करण्यापेक्षा आता आपणच कुठेतरी न ताणता याच्यात आपण काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे, हा विचार आघाडी सरकारने केला, आणि आघाडी सरकारचे सर्व माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी औरंगाबादला आपल्या 17 सप्टेंबरला आले होते मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या कार्यक्रमासाठी। त्यावेळेस मग त्यांनी जाहीर करून टाकलं की आम्ही परभणीसाठी मेडिकल कॉलेज देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि आम्ही ते देऊ। त्याने ते जाहीर केल्यामुळं मग तेव्हापासूनचं जे लोकांमध्ये उद्रेक झाला आणि जे संघर्ष निर्माण झाला तो संघर्ष थांबला, आणि लोक वाट पाहत होते,
आज होईल उद्या होईल, आज होईल उद्या होईल. आणि कोरोनामुळे काही दिवस ते प्रलंबित झालं. पण कालच्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये आमच्या या खात्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री माननीय आमदार अमित भाई देशमुख आमचे नेते यांनी कॅबिनेट पुढे हा परभणीच्या मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव मांडला आणि सर्वानुमते हा ठराव मंजूर झाला आणि परभणीला येत्या 4 वर्षामध्ये 682 कोटी रुपये या मेडिकल कॉलेजला देण्याचं सरकारनं निर्णय घेतला. याचबरोबर या ठिकाणी 100 विद्यार्थी प्रयोगक्षमता असलेलं महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज चालू करण्याचा निर्णय घेतला आणि 403 बेडचं हॉस्पिटल या ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय घेतला. याबद्दल मी आमचे महाआघाडी सरकारचे तर आभार मानतो, परंतु या महाआघाडी सरकारमध्ये ज्यांनी आम्हाला प्रयत्न करण्यासाठी सहकार्य केलं त्याच्यामध्ये आमचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित भाई देशमुख, आमचे अशोकरावजी चव्हाण साहेब नामदार बांधकाम मंत्री, आमचे पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, ह्या सर्व काँग्रेसच्या नेत्यांनी, आमचे बाळासाहेब थोरात साहेब यांना आम्ही मागणी हीच होती किंवा आम्हाला सरकार आपल्या 3 पक्षाचं आहे परंतु काँग्रेसनं याच्यासाठी लावून धरावं. आम्ही असं त्याच्याकडे आम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आग्रह धरत होतो आणि या सगळ्यांनी आमच्या नेत्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आणि याच्यामध्ये राष्ट्रवादी नेते पवारसाहेबांनी, फौजिया खान मॅडम यांनी सुद्धा त्यांच्या पवारसाहेबाकडं सातत्यानं म्हणजे सर्व पक्षाच्या म्हणजे आघाडी सरकारच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी आपापल्या नेत्याकडेचा आग्रह धरला आणि त्याचा परिणाम हा पॉझिटिव्ह झाला त्याचा आणि याचं मेडिकल कॉलेजचा आता मूर्त स्वरूपाला येईल, त्याचं मेडिकल कॉलेज सुरू होईल, त्याचा आम्हाला आनंद आहे. याच्याबद्दल मी आघाडी सरकारमधल्या 3ही पक्षाचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो परभणीकरांच्या वतीनं आणि आमच्या सर्व नेत्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि हे जे मेडिकल कॉलेज झाल्यामुळं आणि मेडिकल हॉस्पिटल झाल्यामुळं आज काही या ठिकाणी सिरियस पेशंट होते, आम्हाला औरंगाबादला जावं लागत होतं, अंबाजोगाईला जावं लागत होतं, कधी लातूरला जावं लागत होतं, कधी नांदेडला जावं लागत होतं. आता ही सगळी समस्या आमच्या मिटल्या. एक तर लोकांना इथं चांगला उपचार मिळेल, गोरगरीब लोकांना स्वस्तात चांगला उपचार मिळेल, तज्ज्ञ डॉक्टर या ठिकाणी उपलब्ध राहतील आणि जी गोरगरिबाची मुलं होती, लांब जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नव्हती, ती मुलं या ठिकाणी मेडिकल कॉलेजमध्ये त्यांना डॉक्टर होण्याचं संधी मिळेल. असं म्हणजे चांगलं काम आघाडी सरकारमध्ये परभणीकरासाठी आघाडी सरकारनं हे फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि आम्ही परभणीकर कोणी पक्षाचे विचाराचे जरी असलो तर आम्ही सगळे सेक्युलर माणसं आहोत, आम्ही विकासाला मानणारी माणसं आहोत. हा विकास आम्ही कुठल्या जातीवादाच्या माध्यमातून सत्ता किंवा जातीवादाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी राजकारण करू इच्छित नाही. आम्ही विकास लोकांना करून लोकांना सुविधा देऊन या ठिकाणचं राजकारण करू इच्छितो. हा संदेश आमच्या आघाडी सरकारच्या वतीनं या कामाच्या निमित्ताने देण्यात आलेला आहे. खासदार, राज्यसभेच्या खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा डॉक्टर फौजिया खान यांना नुकताच संसद रत्न पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. त्याबद्दल परभणीकरांच्या वतीनं परभणीच्या नागरिकांनी त्यांचा कालच नागरी सत्कार पण केला आणि आम्हाला फौजिया मॅडममुळे या परभणीच्या एक सन्मान, देशा पातळीवर परभणीचा एक सन्मान झाला. परभणीचं नाव आज देशाच्या एका संसदमध्ये एका डॉक्टर फौजिया खान मॅडमच्या माध्यमातून परभणीचं नाव आज देशभर माहीत झालं. त्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान आहे. आणि डॉक्टर फौजिया खान ह्या खरंच त्यांचं वक्तृत्व, त्यांचं हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, मराठी भाषेवर असलेलं प्रभुत्व आणि त्यांचा अभ्यास, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडं सगळे गुण असल्यामुळं त्यांची निवड ह्या संसद पुरस्कारासाठी झाली आणि त्यामुळे आमच्या परभणीकरांचाही मान वाढला, फौजिया मॅडमचाही मान वाढला आणि त्याबद्दल आम्हाला फौजिया मॅडमना आम्ही सत्कार केला, सन्मान केला, सर्व नागरिकांनी केला. मी पण त्यांना माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे, काँग्रेस पक्षातर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि अशीच त्यांची वृत्तोत्तर राजकीय त्यांचा आलेख उंचावत जावो
अशा सदिच्छा मी त्यांना या निमित्तानं देतो. बापू, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में जो डिजिटल सदस्य नोंदणी चल रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी हाल ही में कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है औरंगाबाद में, जहां पर आप भी थे, किस तरह से परभनी में और पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल सदस्य नोंदणी कांग्रेस की होने जा रही है, क्या अपील करना चाहेंगे परभनी जिले की जनता से? हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नोंदणी कार्यक्रम हा सुरू झालेला आहे. दर 5 वर्षांनी डिजिटल नोंदणी कार्यक्रम असतोच, परंतु यावेळेस नोंदणीचं एक डिजिटल नोंदणी झालेली आहे. म्हणजे आता पूर्वी पण नोंदणी व्हायची, ती फिजिकली व्हायची आणि ते कार्यकर्ते नोंदणी करत असत. आताही कार्यकर्ते करायला, परंतु आता एक डिजिटल नोंदणी झाली आणि डिजिटल नोंदणी झाल्यामुळं कार्यक्रम इथं दिलेला आहे की आता त्यामुळं आता याच्यामध्ये एकही चुकीच्या माणसाला काँग्रेस पक्षात सदस्य होणार नाही. नाही तर पूर्वी काय, आता कोणी कार्यकर्ते करायचे, मतदारसंघाच्या याद्या घ्यायच्या, मतदाराच्या याद्यातले नावं लिहायची, फॉर्म भरायचे, सह्या मारायच्या आणि मग ते आपल्यालाही कळायचं नाही की ते सदस्य काँग्रेसचे आहेत का कोणाचे आहेत. परंतु आता याच्यामध्ये एकदम जो काँग्रेसचा समर्थक आहे, जो काँग्रेसच्या विचारांना मानलेला आहे, जो काँग्रेसच्या विचाराला मानणारा माणूस आहे, तोच आता सदस्य, म्हणजे त्यासाठी त्याला ओळख, त्याचं मतदान कार्ड लागायला लागले, त्याचा ID नंबर लागायला लागलेला आहे आणि त्यामुळं थोडासा वेळ लागला आहे. म्हणजे ही नोंदणी करण्यासाठी थोडा आम्हाला वेळ लागत आहे, परंतु याच्यामुळं की खरा काँग्रेसचाच कार्यकर्ता काँग्रेसचा सदस्य व्हायला लागलेला आहे. इतर पक्षाचा माणूस आमच्या काँग्रेसचा सदस्य होऊ शकत नाही. एका पक्षामध्ये एकच नोंद होणार, एका पक्षात एकच नोंद होणार, कारण ID प्रत्येकाचा वोटर ID द्यावा लागला आहे. त्याच्यामुळं काही याच्यामध्ये काही संशय घेण्याचं किंवा काही कारण नाही. एक काँग्रेसला विचारांना बांधलेली माणसंच आता ह्या सदस्य नोंदणीमध्ये येतील आणि हा कार्यक्रम आमचा नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला आहे आणि 31 मार्च आम्हाला ही आता माजी मंत्री आले होते, हा इथं, आणि याबद्दल खूप आमच्या बैठका झाल्या, राज्य पातळीवर झाल्या, विभाग पातळीवर झाल्या, जिल्हा पातळीवर झाल्या आणि याचं नोंदणीचं आम्ही यांनी पूर्ण त्याचं एक युनिट तयार केलं, वेगळं युनिट. म्हणजे पक्षाचे पदाधिकारी वेगळे आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या पॅरलल हे नोंदणी करण्यासाठी, डिजिटल नोंदणी करण्यासाठी एक वेगळं एक विंग तयार झालेली आहे. ती विंगचं काम पल्लम राजू आमचे PRO आहेत, माजी केंद्रीय मंत्री आहेत, तर ते स्वतः मेहनत घेत आहेत. ते स्वतः प्रत्येक विभागात जाऊन त्या जिल्ह्याचा आढावा घेत आहेत. नोंदणी किती झाली, कशी झाली, नोंदणीत काय अडचणी येतात का, म्हणजे नोंदणी काय मार्गदर्शन करतायत. तर एवढं निश्चित आहे आमची नोंदणीचा स्पीड कमी आहे, वेग कमी आहे. पण आम्ही 31 डिसेंबर आमची शेवटची तारीख आहे. आमचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी महाराष्ट्र प्रदेशमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांच्या समोर 1 कोटी सदस्य करण्याचा संकल्प व्यक्त केलेला आहे आणि ते आम्ही करणार आहोत. ते करण्याचं आमचं मानस आहे, ते आम्ही त्यासाठी त्या दृष्टीने तयारीला लागलेले आहेत. प्रत्येक बूथवर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक बूथवर 2-2 एनरोलर म्हणजे नोंदणी कार्यकर्ते नेमलेले आहेत आणि प्रत्येक 40 ते 35 ते 40 बूथ मागं चीफ एनरोलर म्हणजे मुख्य नोंदणी कार्यकर्ता नेमलेला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून हे काम चालू आहे. परंतु टेक्निकल असल्यामुळं, तांत्रिक असल्यामुळं त्याला कधी नेटवर्क मिळत नाही, कधी मोबाईल चालत नाही, कधी काही अडचणी येतात, कधी वोटर ID कार्ड लवकर मिळत नाही, वोटर ID कार्ड मिळालं तर ते अशा काही तांत्रिक अडचणी यायला लागल्या. परंतु आमची ही डिजिटल नोंदणी चांगल्या रीतीनं या मराठवाड्यात काम चालू झालेलं आहे आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा विभाग हा आमचा आघाडीवर राहील नोंदणीमध्ये. त्यासाठी आम्ही सगळे नेते, सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते आम्ही प्रयत्नशील आहोत. उद्देश एकच आहे की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे जे विचार आहे नाही, आता प्रत्येक पक्षाचे, प्रत्येक विचाराची माणसं या देशामध्ये आहेत, परंतु काँग्रेसचा विचार हा लोकांच्या तळागाळापर्यंत पोहोचलेला विचार आहे आणि काँग्रेसचा एक सेक्युलर विचार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेला मानणारा हा विचार आहे आणि त्यामुळं ह्या विचाराला जुळणारी माणसं आमच्यात नोंदणी करायला लागलेली आहेत. आणि म्हणून मी आवाहन करतो की ज्या
या ठिकाणच्या महाराष्ट्रातल्या ज्या ज्या नागरिकांना डॉक्टर बाबासाहेबांचा विचार, आमच्या काँग्रेस पक्षाचा विचार मान्य असेल, त्या लोकांनी सर्वांनी स्वतःहून आमचे कार्यकर्ते ज्यावेळेस आपल्या बूथवर, आपल्या घरी येतील, आपल्या बूथवर, आपल्या प्रभागात येतील, त्यांना प्रतिसाद द्यावा आणि त्यांनी स्वतःहून या काँग्रेस पक्षाकडे नोंदणी करावी अशी मी सर्वांना नम्र विनंती करतो. आज आपला भारत देश अत्यंत वाईट परिस्थितीतून प्रवास करत आहे. कारण या देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. हे सरकार काम करत असताना या सरकारनं विकासाच्या प्रश्नाला बगल देऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेचा आवाज दाबून या ठिकाणी मनुस्मृतीच्या माध्यमातून या देशामध्ये जातीवादाचे बीज पेरण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. ज्या काँग्रेसनं या देशाला स्वातंत्र्य करण्यापासून तर या देशाच्या विकासापर्यंतचं काम काँग्रेस पक्षानं लोकसभेच्या माध्यमातून, सरकारच्या माध्यमातून या देशात केलं. अनेक संस्था निर्माण केल्या, शैक्षणिक संस्था निर्माण केल्या, तांत्रिक संस्था निर्माण केल्या, डॉक्टर निर्माण केले, इंजिनियर निर्माण केले, निरनिराळ्या IIT कॉलेज निर्माण केले, रेल्वेचं जाळं उभारलं, केंद्राच्या अंतर्गत अनेक संस्था उभ्या केल्या सरकारच्या माध्यमातून. परंतु आज मोदी सरकार आल्यापासून मोदी सरकारनं हा संपूर्ण देशातला हा जो केलेला विकास होता हा सगळा मोडकळीस आणला. आज या संस्था विकायला काढल्या आहेत. एअर इंडिया आज विक्री झाली, रेल्वेचे काही रूट विक्री केले. सगळ्या म्हणजे संस्थांचं केंद्र सरकार पुरस्कृत ज्या संस्था होत्या, केंद्र सरकारच्या ज्या संस्था होत्या, ह्या संस्था सगळ्या आज देशोधडीला लावल्या. मोठमोठ्याच्या घशात घालण्याचं काम त्यांनी केलं, उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचं काम केलं आणि यामुळे देशाची अधोगतीकडे वाट चाललेली आहे. देश अत्यंत वाईट परिस्थितीतून देशाचा प्रवास चालू झालेला आहे. देशामध्ये जातीवादी शक्तीनं डोकं वर काढलेलं आहे, सामान्य जनता भयभीत झालेली आहे आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये आता लोकांना एकच अपेक्षा आहे ती काँग्रेस पक्षाकडून. कारण देश पातळीवर भारतीय जनता पक्षाला संघर्ष करणारा पक्ष हा एकच आहे, तो राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस पक्ष आहे. आणि म्हणून आज ही योग्य संधी आहे देशातल्या लोकांना काँग्रेस पक्षाशी जोडण्याची. ही आजची योग्य संधी आहे. आज संपूर्ण देशभर आमची डिजिटल नोंदणी सुरू झालेली आहे. या माध्यमातून जर आज जनता या डिजिटल नोंदणीच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला झोटली आणि ह्यासाठी आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी, प्रियंका गांधी, आमचे देश पातळीवरचे सर्व नेते, राज्य पातळीवरचे नेते, कार्यकर्ते सर्व लोकांपुढे जात आहेत, लोकांना आव्हान करत आहेत, लोकांना विनंती करत आहेत की तुम्ही आपला देश वाचवायचा असेल, आपलं संविधान वाचवायचं असेल तर काँग्रेस पक्षाला शिवाय पर्याय नाही. म्हणून आपण सर्वांनी या डिजिटल नोंदणीच्या माध्यमातून आमच्या काँग्रेस पक्षाचं सदस्य व्हावं आणि हा देश वाचवावा आणि आपला देशाचा विकास जो आज अधोगतीकडेचा देश चाललेला आहे त्याचा विकासाकडे परत वाटचाल करावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व जनतेला अपील करत आहोत, आवाहन करत आहोत, विनंती करत आहोत की तुम्ही या डिजिटल नोंदणीच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाचे सदस्य व्हा, काँग्रेसशी जुळा आणि काँग्रेसला आपली सेवा करण्याची, देशाची सेवा करण्याची भविष्यात संधी द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो नाजरीन, ये थे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा साबिका खासदार परभनी के एडवोकेट तुकाराम जी रेंगे पाटिल उर्फ बापू, जिनको एक विकास पुरुष के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने अपने खासदार के पीरियड में भी परभनी ज़िले का काफ़ी विकास किया था और अभी भी वो हर टाइम परभनी में किस तरह विकास और किस तरह योजनाओं को लाया जाए उसकी फ़िक्र में रहते हैं. और जिस तरह से परभनी में इस वक्त परभनी में जो 100 करोड़ रुपए की निधि गुज़िश्ता 27
तारीख को यहाँ पर, जिसका भूमि पूजन उद्घाटन अशोक चौहान साहब जो कि महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री और मौजूदा PWD मिनिस्टर है, उनके हाथों से हुआ है। आने वाले दिनों में परभनी का चेहरा मोहरा बदला हुआ नजर आएगा। परभनी धूल मुक्त, प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी निधि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आई है, जिसमें यकीनन बापू का और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेश वरपुड़कर साहब, जो पाथरी के आमदार माजी मंत्री है, उनका और तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का और महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं की कोशिशों से परभनी का विकास आने वाले दिनों में बहुत अच्छे लेवल पर हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, IPC के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू।